नमस्कार साथियों, इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में। तो सबसे पहले अधिकारों की बात आई है यूएसए बिल्स ऑफ राइट्स से। यूएसए स्वतंत्र हुआ था 1776 ईस्वी में। उस समय पर 13 कॉलोनी थी यूएसए के अंदर। इसके बाद में 1787 ईस्वी के अंदर संविधान का निर्माण हुआ अमेरिका में, और इसके बाद अधिकारों के लिए 1791 में 12 बिल में से 10 बिल पारित किए गए। तो इस तरीके से 1791 में जो है बिल पारित किए गए अमेरिका के अंदर। अमेरिका से 102 साल पहले यूके के अंदर भी बिल्स ऑफ राइट्स आ गए थे 1889 ईस्वी में। तो 1889 ईस्वी में अधिकारों की बात की गई थी यूके के अंदर, और 1791 में 12 में से 10 बिल पारित कर दिए गए थे अमेरिका के अंदर। बात करते हैं अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार होता है, ठीक है, जो कि प्रकृति के द्वारा दिए हुए होते हैं, उनको कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। ये सार्वभौमिक होते हैं और नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। तो अधिकार के अंदर प्राकृतिक अधिकार, प्रकृति के द्वारा जो दिए गए अधिकार है वो कहलाते हैं प्राकृतिक अधिकार। सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है, और नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। नकारात्मक का मतलब है किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता, ये प्राकृतिक है। जैसे हवा से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता, पानी से भी किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। इस तरीके के नकारात्मक प्रकृति के जो अधिकार है वो कहलाते हैं प्राकृतिक अधिकार। इसी तरीके से दूसरा प्रकार है मानवाधिकार। मानव के जो अधिकार है ये दिए गए थे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के तहत। जो भी अधिकार आते हैं 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अनुसार जो भी अधिकार आएंगे वो आएंगे मानव अधिकार के अंतर्गत। इसके बाद में ये 3 इंपॉर्टेंट है, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकार। तो विधिक अधिकार वो होते हैं जो संसद के द्वारा पारित किए जाते हैं, ठीक है। संसद कोई भी कानून बनाती है, विधि बनाती है, तो वो अधिकार क्या कहलाते हैं? विधिक अधिकार कहलाते हैं। संवैधानिक अधिकार किसको कहते हैं? जो कि भाग 3 के अंदर तो है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के अलावा अगर संविधान में कहीं भी उल्लेख है तो वो कहलाएंगे संवैधानिक अधिकार, और भाग 3 के जो अधिकार कहलाएंगे वो कहलाएंगे मूल अधिकार। तो इस तरीके से हमने प्राकृतिक अधिकार पढ़े हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं। मानव अधिकार पढ़े हैं 1948 के अंदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत जो भी अधिकार आते हैं वो है मानव अधिकार। विधिक अधिकार संसद के द्वारा जो पारित किए जाते हैं, विधि बनाई जाती है, जिन कानून बनाए जाते हैं उनको कहते हैं विधिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार जो भाग 3 के अलावा संविधान के अंदर कहीं भी होंगे तो वो कहलाएंगे संवैधानिक अधिकार। और मूल अधिकार जो है भाग 3 के अंदर दिए हुए हैं वो कहलाएंगे मूल अधिकार। अब स्टार्ट करते हैं भाग 12 से, आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है मौलिक अधिकार। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में दी हुई है राज्य की परिभाषा। तो यहाँ पर जो जब भी संविधान के अंदर राज्य का प्रयोग होगा तो राज्य के अंदर राज्य की परिभाषा क्या होगी, राज्य हम किसको कहेंगे? तो राज्य के अंदर आता है संघ की विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है, दोनों को मिला देते हैं, दोनों आती है संघ राज्य में। राज्यों की विधायिका और कार्यपालिका भी आती है, राज्यों के प्राधिकारी आते हैं। इसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है वो आते हैं, राज्य निधि से पोषित संस्थान आते हैं। तो इस तरीके से राज्य के अंदर जो क्या क्या आता है, संघ और राज्य दोनों की विधायिका और कार्यपालिका आती है। राज्यों के जो प्राधिकारी होते हैं वो आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आते हैं, राज्य निधि से पोषित जो संस्थान है, राज्य की निधि मतलब खजाने से जो भी पोषित संस्थान है वो आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है? राज्य की परिभाषा। इसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल 13 के अंदर है, इसके अलग अलग पार्ट है। तो 13(1) के अंदर दिया हुआ है ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी संविधान के पूर्व के कानून के लिए, ठीक है। अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो मूल अधिकारों से असंगत है, मतलब मूल अधिकारों का जिसमें हनन हो रहा है, तो वह असंगति की सीमा तक क्या होगी? शून्य माना जाएगा। मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है, ऐसा पैरा दिया हुआ है जिससे जाहिर होता है कि वह उससे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो क्या होगा? वो शून्य माना जाएगा, ठीक है। ये है संविधान से पूर्व के कानून के लिए।
आर्टिकल 13(2) के अंदर दिया हुआ है कि संविधान के बाद में मान लो संसद ने ऐसा कोई कानून बना दिया जिसके द्वारा मूल अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, राज्य के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगा। तो ये 13(1) में है संविधान से पूर्व के कानून के लिए, और 13(2) में है संविधान के बाद के कानून के लिए, तो वो क्या होगा, शून्य माना जाएगा। आर्टिकल 13(3) के अंदर दिया हुआ है विधि की परिभाषा। विधि जो हम कह रहे हैं, विधि, ये जो हमने 13(1) में विधि काम ली, 13(2) के अंदर विधि यानी कानून काम में लिया, तो विधि हम किसको कहेंगे, विधि कहेंगे संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी पारित अधिनियम है उसको हम विधि कहेंगे। संसद है, राज्य विधानमंडल है, इसने कोई भी अधिनियम पारित कर दिया है उसको हम क्या कहेंगे, विधि कहेंगे। या राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया गया है उसको भी हम अधिनियम ही कहेंगे। आदेश, उपविधि, ठीक है, आदेश हो गया, ऑर्डर हो गया, उपविधि हो गई, बायलॉज हो गए, नियम हो गए, विनियम हो गए और अधिसूचना, इन सबको क्या कहेंगे, विधि कहेंगे। आदेश, उपविधि, नियम, विनियम और अधिसूचना। इसके बाद में विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा, इसको भी हम विधि कहेंगे। तो विधि के अंदर ये 4 याद रखिए, 4 की परिभाषा, 4 फॉर्म में परिभाषित किया गया है इसको। तो संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी कानून बनाती है, कोई भी अधिनियम पारित करती है, उसको अध्यादेश को, राष्ट्रपति या राज्यपाल के अध्यादेश को, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय और अधिसूचना को, और विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा को हम क्या कहेंगे, विधि कहेंगे। तो आर्टिकल 1, 2 और 3 हो गए। इसके बाद में आर्टिकल 13(4) है, इसको जोड़ा गया है 24वें संविधान संशोधन 1971 से, इसको जोड़ा गया। और अनुच्छेद, इसके अंदर कहा गया कि अनुच्छेद जो 13(2) है, 13(2) के अंदर क्या क्या है कि संविधान संविधान के पश्चात के कानूनों के लिए क्या होगा, अगर राज्य ने कोई विधि बना दी है तो मूल अधिकारों से अगर वो असंगत होगी तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगा। तो ये 13(2) जो है केवल सामान्य विधियों पर लागू होगा। अगर 368 के तहत कोई भी संविधान संशोधन किया गया है तो उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। अगर 368 के अंतर्गत कोई भी संशोधन कर दिया गया है और उसके अंदर अगर मूल अधिकारों का हनन भी हो रहा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जोड़ा गया है 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। 13(4) अगर लागू हो जाता है तो इससे किस पर प्रभाव पड़ेगा, एक तो है न्यायिक पुनरावलोकन पर प्रभाव पड़ेगा इसका, ग्रहण के सिद्धांत पर इसका प्रभाव पड़ेगा और पृथक्करण के सिद्धांत पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकेगा, 368 के तहत कोई भी संशोधन किया गया है तो। ग्रहण का सिद्धांत लागू हो जाएगा। ग्रहण के सिद्धांत का मतलब है अगर कोई नया नियम बन जाता है, ठीक है, तो वो तभी तक लागू रहे, उसका प्रभाव जब तक रहेगा तभी तक वो लागू रहेगा, इसके पश्चात में पूर्व का जो नियम है वो लागू हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक कोई पहले से नियम बना हुआ है और उसी के संबंध में कोई नया नियम बना दिया गया है, तो नया नियम की मान लो कोई समय लिमिट है 1 साल, तो नया नियम 1 साल तक ही लागू रहेगा। इसके बाद में 1 साल के बाद में वापस जो है पुराना वाला नियम लागू हो जाएगा। तो ये है ग्रहण का सिद्धांत। तीसरा है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब है कि तीनों को अलग अलग पावर दी गई है इसके अंदर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इसके सिद्धांत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये हो गया आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 के अंदर है विधि का शासन होगा। विधि मतलब कानून का शासन बताया गया है आर्टिकल 14 के अंदर। अब इसके अंदर 2 टर्म है। पहला टर्म है विधि के समक्ष समता और दूसरा टर्म है विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता हमने लिया है यूके से लिया है विधि के समक्ष समता, और यूएसए से लिया है विधि का समान संरक्षण। तो ये नेगेटिव फॉर्म में है यूके से जो लिया गया है विधि के समक्ष समता, और ये विधि का समान संरक्षण ये पॉजिटिव फॉर्म में है। तो विधि के समक्ष समता जो कि हमने यूके से लिया है, तो ये क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, नकारात्मकता इसके अंदर झलक रही है। तो नहीं का मतलब है नेगेटिव। तो विधि के समक्ष जो है इसका मतलब सभी समान है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा है कानून भेदभाव नहीं करेगा। तो इसके अंदर कानून भेदभाव नहीं करेगा, ये है विधि के समक्ष समता।
दूसरा है विधि का समान संरक्षण, ये यूएसए से हमने लिया है। तो यूएसए से जो लिया है इसमें कहता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगा, ठीक है। तो कानून जो है समान परिस्थितियां, जैसे कंडीशन किसी की सेम है तो उसके अंदर अ, वैसा ही समान व्यवहार करेगा। और दूसरा है कानून युक्ति संगत भेदभाव करेगा, किसी फॉर्मेट के अंदर मान लो भेदभाव करना भी पड़ा तो युक्ति संगत भेदभाव कर सकेगा। तो ये दोनों है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। अब इसके अंदर व्यक्ति व्यक्ति एक तरीके से लीगल पर्सन अपन जिसको अपन कहते हैं, कंपनी भी हो सकती है, पीएसयू भी हो सकती है, एंटिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो व्यक्ति की परिभाषा ये रहेगी, कंपनी, पीएसयू, एंटिटी, ये सारे क्या है, लीगल पर्सन, इनको सबको क्या कहेंगे, व्यक्ति। अब ये विधि का शासन जो है, इसमें विधि के समक्ष समता की बात कही गई है, विधि का समान संरक्षण की बात कही गई है, लेकिन इसके अंदर अपवाद भी है। जैसे आर्टिकल 361 के अंदर दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन के समय जवाबदेह नहीं होगा, ठीक है। तो न्यायपालिका के लिए जवाबदेह नहीं होगा प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय, मतलब जब वो ड्यूटी कर रहे हैं तब। इसके बाद में प्रेसिडेंट और गवर्नर आपराधिक प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती, ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है इनके विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया भी स्टार्ट नहीं की जा सकती, गिरफ्तार और जेल भी नहीं किया जा सकता इनको। यदि सिविल आरोप है तो प्रक्रिया से पहले 2 महीने का नोटिस देना अनिवार्य है। तो इसी का ही अपवाद है आर्टिकल 14 का 361, जिसके अंदर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और गवर्नर यानी राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए हुए हैं। इसके बाद में आर्टिकल 361 ए के अंदर संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के सत्य प्रकाशन करने पर किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। मतलब ये भी अपवाद है एक 361 ए। अगर संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही का सत्य प्रकाशन किसने कर दिया है तो किसी भी न्यायालय के अंदर जो है इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बाद में आर्टिकल 105 के अंदर भी सांसदों को विशेष अधिकार दिए हुए हैं कि अगर दीवानी मामला हुआ तो उसके अंदर सत्र के 40 दिन पहले और सत्र के 40 दिन बाद में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सांसद को। आपराधिक मामलों के अंदर सत्र के दौरान न्यायालय में वो चाहे तो उपस्थित हो सकता है, चाहे तो उपस्थित नहीं हो सकता, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, पेशी की छूट है। और तीसरा है सदन में बोलने और मतदान करने का भी उसको अधिकार दिया हुआ है। तो ये सब जो है ये भी अपवाद है एक आर्टिकल 105। इसके बाद में आर्टिकल 194 में यही सेम जो सांसदों को विशेष अधिकार दिए हुए हैं, यही अधिकार एमएलए और एमएलसी को दिए हुए हैं। तीनों अधिकार दीवानी मामले, आपराधिक मामले और संसद में बोलने और मतदान के अधिकार से संबंधित। आर्टिकल 31C ये भी इसका एक अपवाद है। इसके अंदर आर्टिकल 39B और 39C इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि संसद कोई कानून बनाती है, ठीक है, संसद कोई कानून बना रही है आर्टिकल 39B और 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, और इससे यदि आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है, ठीक है, तो उसे शून्य घोषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसके अंदर समाज और देश के कल्याण की बात कही गई है। तो 39B और 39C से के रिलेटेड जो उद्देश्य है, अगर इनको प्राप्त करने के लिए संसद कोई कानून बना रही है और उससे आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है तो उसे शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से एक अपवाद और है, विदेशी शासक हुए, राजदूत हुए, कूटनीतिज्ञ हुए, इनको सिविल और आपराधिक अधिकारिता के अंदर उन्मुक्ति रहेगी, ठीक है। और यूएनओ और उसकी एजेंसियों को भी इससे उन्मुक्ति दी हुई है। तो ये आर्टिकल 14 के अपवाद है कुछ, आर्टिकल 361, 361A, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194, आर्टिकल 31C। इसके बाद में विदेशी शासक, राजदूत, कूटनीतिज्ञ, इनको और यूएनओ और उसकी एजेंसियों को आर्टिकल 14 से मुक्त रखा गया है, ठीक है। इसमें ये अपवाद है सारे विधि के शासन के अंतर्गत। इसके बाद में अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है, कुछ आधारों पर भेदभाव निषेध, इसका प्रावधान है। तो आर्टिकल 15 के अंदर आर्टिकल 15(1) है और 15(2) है, इसके बाद में अपवाद है। तो कौन कौन से है इसके अंदर आर्टिकल 15(1) के अंदर? 15(1) में दिया हुआ है कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) में दिया हुआ है कि निजी संस्थाओं, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर
आदि स्थानों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, 5 है ये, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर 15 के अंदर ही अपवाद है। 15(3) जिसको अपन कहेंगे, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो महिलाओं और बच्चों को जो कार्यक्रम बनाए जाएंगे उनके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। इसके बाद में आर्टिकल 15(4) 15(4) क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, जैसे SC, ST, OBC, इनके लिए राज्य जो है विशेष कानून बना सकता है। ठीक है, तो SC, ST और OBC में के आधार पर जो है ये भेदभाव कर सकता है। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए। 15(5) में जो अपवाद दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, इसके अंदर बात कही गई है शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए ये सरकारी और निजी हो सकता है। ठीक है, अल्पसंख्यक में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो शिक्षण संस्थाएं के अंदर आरक्षण की बात कही गई है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में सरकारी और निजी दोनों में हो सकता है ये, और अल्पसंख्यक में नहीं हो सकेगा। ठीक है, सरकारी संस्थाएं और निजी संस्थाएं हैं उनमें हो सकेगा, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थाओं के अंदर शैक्षिक इसमें आरक्षण नहीं हो सकेगा। इसके बाद में है 15(6) के अंदर 103वें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 103वां संविधान संशोधन, इससे EWS को आरक्षण दिया गया है। शिक्षण संस्थाओं के अंदर विशेष योजनाएं और कार्यक्रम इसके अंतर्गत बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 103वें संविधान संशोधन से EWS को आरक्षण दिया गया है 15(6) के अंदर। तो आर्टिकल 15 क्या कह रहा है कि कुछ आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो पहला है, इसमें 5 है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। निजी संस्थाओं आर्टिकल 15(2) के अंदर है, कुछ जगहों के नाम दे दिए जैसे होटल है, निजी संस्थाएं हैं, भोजनालय है, सार्वजनिक कुएं हैं, इस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर अपवाद आ गए, महिलाओं और बच्चों को विशेष योजनाएं बनाई जा सकती है। 15(4) के अंदर है कि SC, ST के लिए जो है शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कानून बनाया जा सकता है। 15(5) के अंदर इनको आरक्षण दिया गया है। शैक्षणिक संस्थाओं में सरकारी और निजी संस्थाएं हो सकती है, लेकिन अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। 15(6) के अंदर 103वें संविधान संशोधन से EWS को आरक्षण दिया गया है शिक्षण संस्थाओं में। इसके बाद में आर्टिकल आता है आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? इसके अनुसार नियोजन के अंदर अवसर की समानता। ठीक है, नौकरी वगैरह इनके अंदर जो है आरक्षण का प्रावधान दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो 16(1) के अंदर दिया हुआ है, लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। ठीक है, लोक नियोजन के अंदर सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। और 16(2) के अंदर दिए हुए किसी भी नागरिक के साथ धर्म, ठीक है, लोक नियोजन की बात हो रही है, लोक नियोजन के अंदर किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, ठीक है, वंशानुगतता और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव या वंशानुगतता और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। लोक नियोजन के अंदर अवसर की समानता रहेगी। इसका अपवाद क्या है? 16(3) के अंदर अपवाद दिए हुए हैं, 16(4) के अंदर अपवाद दिए हुए हैं, 5 के अंदर अपवाद दिए हुए हैं, 6 के अंदर अपवाद दिए हुए हैं। तो अपवाद क्या क्या है इसके अंदर? तो अपवाद है, पिछड़े वर्गों में संसद जो है पिछड़े क्षेत्रों के अंदर स्थानीय नौकरियों में निवास की बाध्यता रखी जा सकती है। ठीक है, तो पिछड़े क्षेत्र जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर निवास की बाध्यता रख सकती है संसद। 16(4) के अंदर दिया हुआ है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है जैसे SC, ST, OBC, जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं। तो ये 16(4) का ही एक A पॉइंट है, इसके अंदर पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और 16(4)B के अंदर बैकलॉग भरने में 50% से अधिक आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो 16(4)A के अंदर पदोन्नति में आरक्षण है और 16(4)B के अंदर बैकलॉग भरने के अंदर 50% से अधिक आरक्षण है SC और ST को। इसके बाद में अगला है आर्टिकल 16(5), इसके अंदर धार्मिक संस्थाओं में भी उसी वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। तो 16(5) के अंदर जैसे धार्मिक संस्थाएं हुए, मंदिर वगैरह हुए, उसमें उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। और 16(6) के अंदर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है 103वें संविधान संशोधन से। ठीक है, तो याद रहेगा आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समता होनी चाहिए। इसके अंदर
ये आधार है, जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंशानुगतता और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16(3) के अंदर है पिछड़े वर्गों में निवास की बाध्यता रख सकता है, ठीक है। इसके बाद में 16(4) के अंदर आरक्षण का प्रावधान है, SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है और बैकलॉग से भरने में 50% से अधिक का प्रावधान है। 16(5) के अंदर धार्मिक संस्थाओं में उसी वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है और 16(6) के अंदर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। 103वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद में बात करें इंदिरा साहनी केस की, ये 1992 का केस है। इंदिरा साहनी केस 1992 का केस है। तो इसके अंदर उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला लिया कि आरक्षण की सीमा जो है 50% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। आरक्षण की सीमा को इन्होंने लिमिट कर दिया और OBC के अंदर क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो क्रीमी लेयर होंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इंदिरा साहनी केस में यह फैसला लिया गया है। ये था आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 के अंदर है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। छुआछूत जो है उसके अंत की बात कही गई है। निजी व्यक्ति के विरुद्ध है ये अधिकार, ठीक है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध है। तो राज्य जो है सभी प्रकार की अस्पृश्यता को समाप्त करेगा। जिस प्रकार सभी प्रकार की अस्पृश्यता है उसको समाप्त करेगा राज्य, और यह एक पूर्ण अधिकार है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है। तो आर्टिकल 17 क्या है, एक पूर्ण अधिकार है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध ये अधिकार है और इसके अंदर अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 17। इसके बाद में आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के अंदर उपाधियों का अंत, इसकी बात कही गई है कि किसी को भी बैज उपाधियां नहीं दी जाएगी। तो आर्टिकल 18(1) के अंदर है कि राज्य सेना और शिक्षा के अतिरिक्त कोई भी उपाधि या टाइटल नहीं देगा, ठीक है। राज्य जो है सेना और शिक्षा के अतिरिक्त कोई भी उपाधि नहीं देगा। आर्टिकल 18(2) में है कि भारतीय जो है अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी इंडियन है वो अदर देश से भी टाइटल या उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद में आर्टिकल 18(3) के अंदर है कि विदेशी नागरिक जो भी भारतीय सेवा के अंदर है, कोई भी फॉरेन का सिटीजन है वो इंडिया में सर्विस कर रहा है, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना किसी अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकता। तो राष्ट्रपति की जब तक पूर्वानुमति नहीं होगी तब तक वह किसी अन्य देश से, ठीक है, उपाधि नहीं ले सकता। इसके बाद में सरकारी सेवा में नियुक्त कोई भी भारतीय नागरिक है सरकारी सेवा के अंदर या विदेशी है, वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना सम्मान, परिलब्धि यानी अमोलमेंट और पद प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरीके से उपाधियां मतलब टाइटल, उपाधियों के अंत की बात कही गई है आर्टिकल 18 के अंदर। इसके 4 पार्ट है। 18(1) के अंदर राज्य सेना और शिक्षा के अतिरिक्त किसी में भी टाइटल नहीं देगा। आर्टिकल 18(2) के अंदर भारतीय कोई भी अन्य देश के अंदर अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकता। आर्टिकल 18(3) के अंदर कोई भी विदेशी नागरिक है, भारतीय सेना के अंदर है, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना वो उपाधि नहीं ले सकता किसी भी अन्य देश से। और आर्टिकल 18(4) के अंदर सरकारी सेवा में नियुक्त कोई भी भारतीय है, ठीक है, और कोई विदेशी नागरिक है, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना कोई भी सम्मान, परिलब्धि या लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद में एक केस आया बालाजी राघवनवाद 1996 का। तो इसके अंदर कहा गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है, ठीक है। तो जो भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, तो पद्म भूषण दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है, अतः ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है, ठीक है। हालांकि यह भी इसके अंदर व्यवस्था दी गई कि ये जो है पुरस्कार प्राप्तकर्ता इन सम्मानों का प्रयोग अपने नाम के आगे पीछे नहीं करे, अन्यथा उन्हें ये त्यागना पड़ेगा। तो कोई भी जैसे भारत रत्न जिसको मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, तो कोई भी अपने नाम के आगे पीछे इनका प्रयोग नहीं कर सकता, नहीं तो वो पुरस्कार उसको वापस त्यागना पड़ सकता है। तो ये दिया गया है बालाजी राघवनवाद 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये डिसीजन दिया है। तो ये इनको सुप्रीम कोर्ट ने उपाधियां नहीं माना है, इनको क्या माना है, सम्मान माना है। तो हमने पढ़े हैं आज समानता के अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 13 से लेके आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है समानता का अधिकार। और आर्टिकल 12 और 13 के अंदर 12 के अंदर है राज्य की परिभाषा और 13 के अंदर विधि की बात कही गई है, विधि की परिभाषा दी हुई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।